नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीरत है और मैं आपको कहानी गलतफहमी का 11वां भाग सुनाऊंगी, जिसका नाम है अकेलापन और जिसके लेखक हैं रोहित वर्मा रिंपू। लेकिन अगर आपने कहानी के पहले के भागों को नहीं सुना, तो मेरी सलाह है कि पहले आप कहानी के पहले के भागों को सुनें, ताकि आपको कहानी के बारे में पता चल सके। कहानी के पहले के सभी भागों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब ज्यादा देर ना करते हुए कहानी के 11वें भाग को शुरू करते हैं। कहानी गलतफहमी, भाग 11। नाम अकेलापन। मेरी गुजारा भत्ता की अर्जी खारिज हो चुकी थी और यह सब इतनी जल्दी हो गया था कि मुझे कुछ संभलने का वक्त ही नहीं मिला। जब न्यायाधीश ने अपना फैसला मेरे खिलाफ सुनाया तो मेरे लिए यह किसी सदमे से कम नहीं था। मेरे सपने टूट चुके थे। यह वो वक्त था जब पहली बार मुझे अपना भविष्य अंधकारमय प्रतीत होने लगा था, क्योंकि गुजारा भत्ता ही मेरे इस अपाहिज जीवन के लिए वह बैसाखी थी जिसके सहारे मैं अपना भविष्य में जीवन आसानी से गुजार सकती थी। जब न्यायाधीश ने फैसला सुनाया तो मैं फैसला सुनने के बाद में बाहर रखे मंच पर आकर बैठ गई और अपने इस अंधकार में जीवन के बारे में सोचने लग गई। मैं अपने जीवन को अंधकार में इसलिए कह रही थी क्योंकि मैं अपने पिता और अपने भाइयों के खिलाफ जाकर इस केस को लड़ रही थी। क्योंकि मेरे पिता और मेरे भाई मेरे इस तलाक के फैसले से नाराज थे और उनका नाराज होना जायज भी था, क्योंकि जिस पिता ने बहुत ही मुश्किल से और अपनी बेटी की शादी की थी और वह बेटी फिर से उनके पास वापस आ जाए, उन पर एक अतिरिक्त बोझ बन जाए, तो उस पिता का नाराज होना तो जायज था। मैं उन पर एक आर्थिक बोझ बन चुकी थी। मैं इसी बोझ को कम करना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब मैं किस मुंह से अपने पिता और भाइयों के पास जाऊंगी और उनसे अपने निजी खर्च और गुजर बसर के लिए पैसे की मांग करूंगी। खैर, मैं अभी इसी सोच में थी कि तभी मौसी मेरे पास आई। वह बहुत गुस्से में लग रही थी। शायद वकील ने उनको सब बता दिया था। बस कर दिया वही काम जिसका मुझे डर था। मौसी ने कोर्ट परिसर से बाहर आते ही मुझे कहा, लेकिन इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। तुमसे तो कभी जिंदगी में कोई ढंग का काम नहीं कर पाएगा। पहले तुमने पुलिस स्टेशन में मेरी बेइज्जती करवा दी, अब इस वकील के सामने भी मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तुमको कितनी बार भी समझा लो, लेकिन तुमने कर नहीं, अपनी मर्जी ही है। मौसी जी, आप बेवजह गुस्सा हो रही हैं। शायद आपको पता नहीं कि कोर्ट के अंदर क्या हुआ था। मुझे सब पता है कि कोर्ट के अंदर क्या हुआ था। मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। वकील ने मुझे सब कुछ बता दिया है। जब न्यायाधीश ने तेरे पति की दलील सुनने के बाद तुझसे इन दलीलों के बारे में पूछा था तो तुमने हाँ में सिर हिलाकर अपनी हामी भर दी थी। लेकिन अगर इसके उलट तुम ना में सिर हिलाकर इन सब दलीलों को नकार देती तो न्यायाधीश तुम्हारी अर्जी को कभी भी खारिज नहीं करता। तुमने अपना जरा सा भी दिमाग नहीं लगाया। सच बात है, अगर मुझमें दिमाग होता तो मुझे यह दिन कभी ना देखा पड़ता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं आपके पद चिन्हों पर चलने लग पड़ी। आपके बताए गलत रास्ते की वजह से आज मैं अपना रास्ता भटक चुकी हूँ। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही है। मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले यह तो जान लेती कि अपने पति से लड़कर अपने मायके में कौन आया है। तुम आई हो। अपने पति के साथ अकेला जीवन जीना कौन चाहती है? तुम चाहती थी। अपने पति के पैसों पर अकेली ऐश कौन करना चाहती थी? तुम चाहती थी। और इस तलाक का फायदा किसको होना है? तुमको होना है। मैंने तो जो कुछ किया है तुम्हारे भले के लिए किया है और अब तुम मुझे ही बुरा भला बोल रही हो। तुम खुद अपने इस जीवन के लिए कसूरवार हो। आज के बाद मुझसे बात करने की या मुझसे मिलने की कोशिश कभी भी मत करना। तुम्हें जो करना है तुम करो। मौसी जी, आप तो गुस्सा मान गई।
मुझे माफ कर देना अगर मैंने आपका दिल दुखाया हो। उसके बाद मेरी और मौसी के बीच बहुत बहसबाजी हुई। अंत में मौसी मुझे बीच रास्ते में छोड़कर अपने घर चली गई और मैं अकेली पड़ गई। मैं अब ऐसी परिस्थिति में थी कि मुझे मेरी मंजिल के बारे में तो पता था, लेकिन उस मंजिल तक कैसे पहुंचना था उस रास्ते के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। मैं किसी से रास्ता पूछने से भी डर रही थी, क्योंकि यह भी हो सकता था कि मुझे रास्ता दिखाने वाला मुझे खुद रास्ते से भटका दे। मैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकती थी। घर पहुंचने के तुरंत बाद वकील का फोन आ गया और वह मुझसे पैसों की मांग करने लगा। मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। इस वजह से मैंने अपने पिताजी से इस बारे में बात की। मैंने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। क्यों, क्या हुआ बेटी? पिताजी को वकील का फोन आया है और वह अपनी फीस मांग रहा है। मुझे उसको फीस देने के लिए पैसे चाहिए। बेटी पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा। तू इस बात की चिंता मत कर, लेकिन मैं तुम्हें फिर से समझा रहा हूँ कि तू जो कुछ कर रही है वह बहुत ही गलत कर रही है। तुम्हें अपने पति से तलाक लेने का फैसला नहीं करना चाहिए इस समय। शायद तुम्हें मेरी यह बात समझ में ना आए, लेकिन एक ना एक दिन तुम अपने इस फैसले पर जरूर पछताओगी। बाकी रही पैसों की बात, तो तुम्हें तो पता है कि आजकल मेरा काम धंधा कितना मंदा चल रहा है। मैंने जो कुछ जोड़ कर रखा है वह मैंने अपने बुरे वक्त के लिए अपने और अपनी पत्नी यानी तेरी माँ के लिए संभाल कर रखा है। अगर यह भी मैंने कोर्ट कचहरी में खर्च कर दिए तो फिर मैं अपने बुरे वक्त में किसके आगे हाथ फैलाऊंगा? पिताजी, आप जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन अब मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हट सकती। मैंने कोर्ट में तलाक का केस दाखिल कर दिया है और अब मैं वह केस वापस नहीं ले सकती। अब चाहकर भी शिवा मुझे नहीं अपनाएगा। वह मुझे अपनी पत्नी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं उसके घर में वापस चली गई तो मुझे वह इज्जत कभी नहीं मिल पाएगी जो पहले मुझे मिलती थी। घर के सभी सदस्य मुझे नफरत की निगाह से देखेंगे। इससे तो अच्छा यह है कि मैं शिवा से तलाक लेकर कहीं और शादी कर लूं। बेटी, यह तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम दूसरी शादी करके अपना जीवन सुख से गुजार लोगी। इस बात की क्या गारंटी है कि तुम्हारा दूसरा पति शिवा से बेहतर होगा? तुम्हारी मानसिकता के अनुसार तुम उस घर में राज करोगी, वहां पर पैसे ही पैसे होंगे, वगैरह वगैरह। दूसरी शादी होने के बाद अपना जीवन सुखमय तरीके से गुजारने वाली ऐसी औरतों की संख्या इस समाज में बहुत कम है। मेरी बात मानो, अब भी मौका है। मैं खुद जाकर शिवा से बात करता हूँ। मुझे यकीन है कि मैं मेरी बात को कभी नहीं मना करेगा। तुम यह केस वापस ले लो और शिवा के पास वापस चली जाओ। पिताजी, यह बात तो आप भूल ही जाओ कि मैं शिवा के पास कभी वापस जा पाऊंगी, क्योंकि ऐसा करने से मैं खुद अपनी नजरों से गिर जाऊंगी। मैं अपना आत्मसम्मान नहीं बचा पाऊंगी। तुम जिस झूठे आत्मसम्मान का बोझ लेकर घूम रही हो, याद रखना एक ना एक दिन तुम इसी बोझ के तले दबकर मर जाओगी। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो और जब तक तुम्हें अपनी इस गलती का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। मैं तुम्हारा पिता हूँ और मैं तुम्हारा भविष्य देख पा रहा हूँ। तुम जिस रास्ते पर जा रही हो वह रास्ता तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर नहीं ले जा पाएगा। वह तुम्हें अकेला कर देगा और एक दिन तुम इतनी अकेली पड़ जाओगी कि तुम अपने आप से भी बात करने के लायक नहीं रहोगी। मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। मैं शिवा के पास वापस नहीं जा पाऊंगी। आपको जो समझना है वह समझ ले। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। मैं ऐसी लड़की को अपने साथ नहीं रख सकता जो अपने पिता की बात ना मानती हो। तुम अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लो। पिता की बात सुनकर मैं चौंक गई और हैरानी से अपनी माँ की तरफ देखने लग गई। तभी माँ ने पिताजी को कहा,
यह आप क्या बात कर रहे हैं? मैं जो कुछ कह रहा हूँ सोच समझकर ही कह रहा हूँ। इससे पहले कि हमारी समाज में और बदनामी हो जाए। इस लड़की को यहाँ रखना ठीक नहीं है। तुम इसको कह दो कि यह अपना रहने का इंतजाम कहीं और कर ले। पिताजी की बात सुनकर मैं रोती रोती अपने कमरे में चली गई। मुझे पिताजी की बात पर गुस्सा था। मैं गुस्से में अपने थोड़े बहुत कपड़े बैग में डाले और घर से चलने लगी। तभी मैंने पिताजी को माँ से कुछ कहते हुए सुना। पिताजी माँ से कह रहे थे, मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। यह मेरी बेटी है। मैंने इसे बहुत लाड प्यार से पाला है, लेकिन अब से अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। मैं इसे अकेले रहने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि इसकी मानसिकता में कुछ सुधार हो जाए, जिससे इसे अपनी गलती का एहसास हो जाए। यह अपने पति के पास वापस चली जाए। मैं भी इससे दूर रहकर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। तुम्हें तो पता है कि अपनी जान से ज्यादा इसे चाहता हूँ। मैंने अपने पिता की बात को सुना, लेकिन उनकी बात को अनसुना करते हुए वहां से चली गई। मैं अपनी सहेली सुरभि के घर चली गई और उसे अपनी सारी बात बताई। कुछ दिन सुरभि ने मुझे अपने पास रखा और फिर मैंने उसके घर के पास ही एक कमरा किराए पर लेकर रहने लग गई। अब मेरे सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ खड़ी हुई थी। वह समस्या थी पैसों की। मुझे अपने जीवन यापन और गुजर बसर करने के लिए पैसों का प्रबंध करना था। इसके लिए मैंने सुरभि से बात की और उसने एक स्थानीय बच्चों के स्कूल में एक अध्यापक के तौर पर नौकरी करने लगवा दी। लेकिन मेरे वेतन से मिले पैसे कम पड़ जाते थे, क्योंकि मुझे अपने केस की पैरवी भी करनी पड़ती थी। उसके लिए मुझे वकील को भी फीस देनी पड़ती थी। मेरा ज्यादातर वेतन वकील की फीस में ही निकल जाता। मैंने और पैसों का इंतजाम करने के लिए बच्चों को पढ़ाने का काम भी साथ में कर लिया। मैं सारा दिन स्कूल में रहती और शाम को अपने घर में बच्चों को बुलाकर उन्हें पढ़ाने लगती, जिससे अतिरिक्त कमाई होने लग गई। लेकिन यह कमाई भी मेरे लिए बहुत कम पड़ रही थी, क्योंकि मेरा केस और भी लंबा चल रहा था। हर बार तारीख पर तारीख पड़ती जा रही थी और हर तारीख पर वकील को फीस देनी पड़ जाती थी। जब भी मैं वकील से केस को खत्म करने की बात करती है तो वह मुझे एक झूठा दिलासा दे देता। मेरे उस किराए के कमरे में मेरी माँ के अलावा कोई भी मुझे मिलने नहीं आता था। सिर्फ एक सुनीता मौसी ही थी जो कि मुझसे मिलने आती थी। लेकिन वह अब मुझ में और मेरे केस में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रही थी। धीरे धीरे माँ ने भी मेरे पास आना कम कर दिया, क्योंकि वह ज्यादातर बीमार रहने लग गई थी। मेरे रिश्तेदारों ने तो बहुत पहले ही मुझसे अपना मुंह फेर लिया था। उनके किसी शादी ब्याह में या पारिवारिक फंक्शन में न्योता आना तो दूर की बात थी। वह तो मेरा हाल चाल पूछने भी नहीं आते थे। कुल मिलाकर मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। मैं जिस मोहल्ले में रहती थी, वहां लगभग मेरे सभी पड़ोसियों को पता था कि मैं यहाँ पर अकेले रहती हूँ, जिस वजह से वहां के मर्द और लड़के मुझ पर अपनी गंदी नजर रखने लग गए थे। वह मुझे हवस और गंदी नजर से देखते थे और मेरे बारे में अजीब अजीब बातें करते थे, जिनको बता पाना या लिख पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैं एक शराफत की जिंदगी जी रही थी, लेकिन इसके बावजूद मुझे या मेरे व्यक्तित्व को एक वेश्या के समान आका आने लग गया था। शायद यह हमारे समाज की मानसिकता थी कि मुझ जैसी अकेली औरत या यूं कह लो छुटेली औरत के प्रति ऐसा नजरिया रखते हैं। जिस बाग का कोई रखवाला ना हो, वह बाग जल्दी ही उजड़ जाता है। एक शाम के समय सुनीता मौसी मेरे घर में आई। मैंने उनका स्वागत करते हुए अपने पास बैठाया और सुनाओ मौसी जी, कैसे आना हुआ? बस बेटी, घर में दिल नहीं लग रहा था, मन थोड़ा उदास था तो सोचा तुमसे मिलाऊं। यह बहुत अच्छा किया जो आप आ गए। और तू सुना बेटी, क्या करती है आजकल? बस वैसे ही चल रहा है।
क्या हुआ, कुछ उदास लग रही हो? कुछ नहीं। मुझे समझ में नहीं आता कि मेरा कसूर आखिरकार है क्या? क्या बात है? तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? देखो, मैं तुम्हारी मौसी के साथ-साथ तुम्हारी एक शुभचिंतक भी हूँ। मैं तुम्हारी एक दोस्त हूँ। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ में एक मैं ही बची हूँ, जिससे तुम अपने दिल की हर बात मुझसे कह सकती हो। इसलिए तुम मुझसे कुछ मत छुपाओ और अपने दिल की बात बता दो। मौसी जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं बात कहाँ से शुरू करूं। मेरा कसूर क्या है, मुझे यह तक समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो सिर्फ अपने ससुराल में अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए शिवा से तलाक लेने का फैसला किया था। लेकिन मेरे इस फैसले से सब मेरे दुश्मन बन जाएंगे, मुझे पता नहीं था। कल माँ मेरे पास आई थी और वह भी मुझे बुरा भला बोलकर चली गई। उनकी कही बातों ने तो मुझे रात भर सोने नहीं दिया। क्या कहती थी वो? माँ कहती है, तुझे जन्म देकर मैं अब तक पछता रही हूँ। तुझे तो जन्म देने की कोई योजना ही नहीं थी। यह तो तेरे पिता ने तेरी नानी को वचन दिया था कि मैं अपनी औलाद को पैदा करके तुम्हारे बे औलाद मामा को दे दूंगा, ताकि तेरे मामा के घर में हो रहे कलह कलेश को खत्म किया जा सके। तुझे तो पैदा ही तेरे मामा को देने के लिए किया था, लेकिन वह तो हमारी किस्मत खराब थी कि तेरे मामा को जेल हो गई और इस वजह से तू हमारे पल्ले पड़ गई। कोई बात नहीं, वो तेरी माँ है। उसकी बातों का गुस्सा नहीं करते। गुस्से में कई बार व्यक्ति क्या कुछ बोल जाता है, उसे खुद भी पता नहीं चलता। आपकी बात सही है। मैंने माँ की बातों का बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया, क्योंकि अगर मैंने उनकी बातों का गुस्सा कर लिया होता तो आज मैं आपके सामने बैठी नहीं होती। मैं कुछ समझी नहीं। माँ की बातों को सुनकर मैंने आत्महत्या करने का मन बना लिया था, फिर पता नहीं क्या हुआ, मैंने यह सोचकर अपना मन बदल लिया कि वह मेरी माँ है और माँ का दर्जा भगवान के बराबर होता है। भगवान की कही बातों का गुस्सा नहीं किया करते। लेकिन मैं समाज के मेरे प्रति नजरिए को कैसे बदल सकती हूँ? क्यों? अब ऐसा भी क्या हो गया? आज मुझे स्कूल वालों ने भी नोटिस दे दिया है कि तुम अपनी नौकरी का इंतजाम किसी और जगह कर लो। हम तुम्हें अपने स्कूल में नहीं रख सकते। क्यों? उन्होंने ऐसा क्यों किया? वह तुम्हें स्कूल से क्यों निकाल रहे हैं? क्या तुमसे कोई गलती हुई है? मौसी ने हैरानी से पूछा। मेरी सबसे बड़ी गलती यह है कि मैं समाज के सामने अपने आप को परिभाषित भी नहीं कर सकती कि मैं कौन हूँ। मैं ना तो तलाकशुदा हूँ, ना शादीशुदा हूँ, ना विधवा हूँ और यहाँ तक कि ना किसी की रखैल या प्रेमिका हूँ। ऐसे में समाज मेरे प्रति अपनी अलग-अलग धारणाएं बना रहा है, जिस वजह से मेरा व्यक्तित्व काफी बदनाम हो चुका है। मेरे मोहल्ले के लोग मुझे काफी गंदी नजर से देखते हैं। जब मैं नई नई इस मोहल्ले में आई थी तो मोहल्ले के बच्चों को मैं पढ़ाकर कुछ पैसे कमा लेती थी। अब तो लोगों ने अपने बच्चों को मेरे पास भेजना बिल्कुल बंद कर दिया है। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? तुम किराए के मकान में रहती हो। यह मकान छोड़कर किसी और जगह पर क्यों नहीं रह लेती? मैंने सब जगह पता कर लिया है, लेकिन कोई भी मुझ जैसी अकेली औरत को अपना घर किराए पर नहीं दे रहा। तुम एक काम करो, तुम मेरे पास आकर रह लो। वहां तुझे कोई तंग नहीं करेगा। तुम्हें तो पता है कि मेरे पास बहुत बड़ा घर है और कई कमरे हैं। उनमें से एक कमरा में तुम आकर रह लो। मुझे तुम्हारा साथ मिल जाएगा और तुम्हें मुझे किराया भी नहीं देना पड़ेगा। मैं भी अकेली रहती हूँ और तुम भी अकेली रहती हो। हम दोनों का साथ अच्छा रहेगा। मौसी की यह बात मुझे बहुत सही लगी। मौसी अपने बड़े से घर में अकेली रहती थी। यह घर उसके पति का था, जिस पर उसने तलाक का केस दायर किया हुआ था। उसका पति उसे छोड़कर अपने दूसरे घर में रहने लग गया था।
यह घर मौसी ने उससे जबरदस्ती उससे छीन कर ले रखा था। खैर मैं मौसी के घर में चली गई, लेकिन मौसी के घर का माहौल मेरे अनुकूल बिल्कुल नहीं था। मौसी को हर प्रकार की बुरी आदत थी, जिनके बारे में मुझे उनके घर रहकर पता लगा। वह शराब और सिगरेट का सेवन करती थी, जिसके बारे में पैसे मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। मैंने मौसी से इस बारे में बात की तो उन्होंने मुझे कहा, वृंदा बेटी, जब तक जीना है आराम से जियो, घुट घुट कर, मर मर कर भी जीना भी कोई जीना है। इसलिए शराब पियो और मौज करो, चिंता मुक्त रहो। यहाँ मुझे या तुझे रोक टोक करने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर ना किसी सास का डर और ना किसी ननद का झमेला है, और पति नाम के कीड़े का डर तो दूर दूर तक नहीं है। मौसी की बातें सुनकर मेरे हौसले और बुलंद हो गए। मुझे अब किसी का डर नहीं रहा। उनके पास रहकर मुझे भी शराब की लत लग गई। मैं शराब के नशे को ही ऐश की जिंदगी समझने लग गई। मैं लगभग हर रोज शराब पीने लग गई। मुझे मेरी जिंदगी में कोई भी रोक टोक करने वाला नहीं था, जिस वजह से मैं अपने सभी अधूरी ख्वाहिशों को गुपचुप तरीके से पूरी करने लग गई। जैसे कि उन कपड़ों को पहनना जिनको पहनने से मेरे पिता और फिर मेरे पति रोका करते थे। ब्यूटी पार्लर में जाना और नए नए फैशन करना है। यह मेरा रोज का काम हो चुका था। अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए मुझे और पैसों की जरूरत है, और इन पैसों के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार थी। मैं स्कूल में एक अध्यापक की नौकरी छोड़कर स्थानीय ब्यूटी पार्लर में नौकरी करनी शुरू कर दी, क्योंकि वहां से मुझे ज्यादा पैसे मिल रहे थे और जिससे मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही थी। लेकिन इसी के साथ साथ मेरी बदनामी भी हो रही थी। जो लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें करते थे, वह अब और भी मुझे बदनाम करने लग गए थे। मैं अपने शहर में पूरी तरह से बदनाम हो चुकी थी। शायद इसी बदनामी की वजह से मेरे भाइयों ने और मेरे पिता ने मेरा साथ बिल्कुल छोड़ दिया था। मुझसे मिलना तो दूर की बात थी, वह अब मुझे देखने तक से कतराने लग गए थे। मैं मौसी के पास में सिर्फ कुछ दिन ही रही, क्योंकि मौसी का चाल चलन मुझे पसंद नहीं आ रहा था। उनके घर में लड़कों और आदमियों का आना जाना आम हो चुका था। वह गलत संगत में पड़ चुकी थी और मुझे भी अपने इस संगत के रंग में रंगने के लिए जोर देने लग गई थी, जिस वजह से मैंने उनका घर छोड़ दिया और अपने ब्यूटी पार्लर के पास एक कमरा किराए पर लेकर रहने लग गई। मैं अब वहां बिल्कुल अकेली रह रही थी। माता पिता ने तो पहले ही मेरा साथ छोड़ दिया था। अब मौसी से लड़ाई की वजह से वह भी मेरे पास नहीं आती थी। अकेली होने की वजह से और किसी की रोक टोक ना होने से मेरी सोच को पंख लग चुके थे। अब मैं सोते जागते नए नए सपने लेने लग गई थी। किसी सपने में मैं किसी अमीर लड़के से शादी करके सुख की जिंदगी जी रही थी, तो कहीं विदेश में जाकर अपने अधूरे सपने पूरे कर रही थी। अब मैंने यह मन बना लिया था कि मैं शिवा से जल्द तलाक लूंगी और फिर मैं दूसरी शादी करके अपना घर बसा लूंगी। इसके लिए मैं लड़के भी देखने लग गई थी। समय बीतता गया। शिवा और मेरे तलाक का केस काफी लंबा चल पड़ा था, जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। कोर्ट ने मुझको फिर से 6 महीने का समय दे दिया, ताकि मैं अपने फैसले पर दोबारा विचार कर सकूं, और इस दौरान अगर मुझे लगे कि मैं अपने पति के साथ गुजारा नहीं कर सकती तो फिर से याचिका पर सुनवाई होगी। इस 6 महीने के दौरान शिवा ने फिर मुझसे मिलने की कोशिश की, लेकिन मैं उससे बात तक करने को तैयार नहीं हुई। मुझे पूरा यकीन था कि 6 महीने बाद मुझे तलाक मिल जाएगा और तब मैं अपनी मर्जी से किसी धनवान लड़के के साथ शादी कर लूंगी। मैंने तो अखबारों, पत्रिकाओं और इंटरनेट पर अपने लिए योग्य वर की खोज भी करनी शुरू कर दी थी। लेकिन मेरी आशाओं पर पानी तब फिर गया। जब 6 महीने बाद सुनवाई शुरू हुई, लेकिन फिर से अगली तारीख पड़ गई।
इसके बाद तारीख पर तारीख का सिलसिला शुरू हो गया। हर सुनवाई पर तारीख पड़ जाती। कभी न्यायाधीश छुट्टी पर होते तो कभी कोई वकील, कभी वकीलों की हड़ताल होती तो कभी न्यायाधीश महोदय अन्य मामलों में व्यस्त होते। दूसरी तरफ शिवा ने मुझसे बदला लेने का मन बना लिया था और अपना जवाब दाखिल कर दिया कि वह मुझको तलाक नहीं देना चाहता। जबकि तलाक की याचिका में मैंने कहा था कि मेरा पति मेरा भरण पोषण करने में समर्थ नहीं था और कोर्ट ने शिवा से उसकी आय के प्रमाण पत्र मांगे गए थे। यह सब करते करते 3 साल और निकल गए। फिर न्यायाधीश बदल गए और नए न्यायाधीश महोदय ने नए सिरे से सुनवाई शुरू की। हर पेशी पर केस की सुनवाई हुए बिना अगली तारीख पड़ जाती, जिससे साफ पता चलता था कि शिवा जानबूझकर इस केस को लंबा खींच रहा था। वे अपने साथ साथ मेरी जिंदगी भी बर्बाद करने पर तुला हुआ था। लेकिन मैं यह भूल गई थी कि वह एक मर्द है और मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। वह तो बुढ़ापे में भी दूसरी शादी कर सकता था, लेकिन मेरी उम्र ढलने के साथ साथ मुझसे शादी करने वालों की गिनती कम हो रही थी। जैसे जैसे मेरा चेहरा ढल रहा था, वैसे वैसे लड़कों ने मुझ पर दिलचस्पी लेना बंद कर दिया था। अब लड़के मुझे उस नज़र से नहीं देखते थे जैसा पहले देखते थे। लड़कों द्वारा मुझे आंटी कहकर संबोधित किया जा रहा था, और फिर करे भी क्यों ना। मैं आंटी जैसी ही लग रही थी। मेरी सुंदरता अब ढलते सूरज की तरह ढल रही थी। मेरे चेहरे पर बुढ़ापे की निशानियां साफ नजर आ रही थी। मेरे बाल सफेद हो रहे थे और आंखों के नीचे काले घेरे मेरी खूबसूरती पर ग्रहण लगा रहे थे। समय बीतता गया। फिर बहुत दिनों बाद एक न्यायाधीश ने खुद मुझे और शिवा से व्यक्तिगत तौर पर कुछ प्रश्न किए, जिनका जवाब देते समय मैं कई गलतियां कर गई थी। उसके बाद अगली तारीख पर फैसला सुनाया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि वादी के पास अपने पति से तलाक मांगने का कोई उचित कारण नहीं है। उनके बीच कलह का मात्र एक कारण है कि वादी अपने पति के परिवार से अलग रहना चाहती है, लेकिन पति ऐसा नहीं चाहता। वादी ने दूसरा कारण यह बताया है कि प्रतिवादी उसका खर्च वहन करने में सक्षम नहीं है। वादी का पति एक कारखाने में कर्मचारी है और उसकी आय का ब्यौरा अदालत में मौजूद है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि वह उसका भरण पोषण करने में सक्षम है। वादी के पास प्रतिवादी द्वारा प्रताड़ित करने का कोई प्रमाण भी नहीं है, इसलिए वादी को निर्देश दिया जाता है कि वह पति के साथ रहकर अपना पारिवारिक दायित्व निभाते हुए रिश्तों में सामंजस्य बिठाए। मुझे विश्वास है कि दोनों सुखद दाम्पत्य जीवन व्यतीत करेंगे और यह याचिका खारिज की जाती है। कोर्ट का यह आदेश सुनकर मुझको गुस्सा आ गया था। लगभग 5 वर्षों बाद यह फैसला आया था। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किधर को जाऊं। मुझे कोर्ट के आदेश के ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा था। उसका गुस्सा शिवा के ऊपर था, क्योंकि वह अगर सहमति दे देता तो मुझे आसानी से तलाक मिल जाता। एक दिन शिवा मुझे बाजार में मिला और उसने मुझे देखते ही मुझे आवाज देकर अपने पास बुलाया और मुझसे कहा, वृंदा, तुम अपनी जिद में हम दोनों का जीवन बर्बाद कर रही हो। मैं जिद कर रही हूँ? शायद तुम भूल रहे हो कि तुम जिद कर रहे हो। मेरा जीवन तो तुम बर्बाद कर रहे हो। जब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो तुम मुझे तलाक क्यों नहीं दे देते? तुम कुछ समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? शादी ब्याह कोई हंसी मजाक नहीं है कि जब चाहा ब्याह कर लिया और जब चाहा तलाक ले लिया। हमारी अदालतें भी इन मामलों को गंभीरता से लेती हैं। वे दाम्पत्य जीवन को तोड़ने में नहीं, उसे जोड़ने में विश्वास करती हैं, और मुझे नहीं लगता तुम्हें आसानी से तलाक मिल पाएगा। सब कुछ बहुत आसान है। तुम मुझे छोड़ दो तो मैं आसानी से दूसरा ब्याह कर सकती हूँ। तुम सुंदर इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम आसानी से दूसरा विवाह कर लोगी। हो सकता है कि तुम्हें कोई राजकुमार मिल जाए।
परंतु इस बात की क्या गारंटी है कि वह तुम्हें सुख से रखेगा? मैं उसे खुश रखूंगी तो वह मुझे सुख से क्यों नहीं रखेगा? यही व्यवहार तुम मेरे साथ भी कर सकती हो। तुम अपनी बेवजह की जिद छोड़ दो तो खुशियां पाने के बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम्हारे परिवार वाले मुझे अच्छे नहीं लगते। तुम मुझे छोड़ दो। मैंने शादी के लिए पंडित को बोल रखा है। बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते भी आ रहे हैं। तुम तो शादी कर लोगी, लेकिन मेरा क्या होगा? मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। पड़ोसी और रिश्तेदार क्या सोचेंगे कि मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं निभा पाया? यह तुम्हारे लिए चिंता का विषय है। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? किसी गरीब लड़की से शादी कर लो, सुखी रहोगे, मैंने मजाक उड़ाते हुए कहा। कोई भी लड़की चाहे वह गरीब हो या अमीर अपने पति के घर में सुखी जीवन व्यतीत कर सकती है, बशर्ते वे दिल से अपने पति के पास रहना चाहती हो और उसके घर को अपना घर समझने वाली हो, उसके परिवार को अपना परिवार समझने वाली हो। ऐसे रिश्तों में पैसा बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। तुम्हें मैं सुधरने का फिर से एक मौका और दे रहा हूँ। तुम पर निर्भर करता है कि तुम इस मौके का कैसे फायदा उठा सकती हो। क्या करना है मुझे तुम्हारे पास आकर? वही हर रोज मूंग की दाल और गोभी की सब्जी खाने। तो यहाँ कौन सा तुम्हें हर रोज उसको मांसाहारी व्यंजन खाने को मिलते हैं? पता है मुझे तुम्हारे बारे में कि तुम क्या क्या गुल खिला रही हो। तुम पूरे शहर में बदनाम हो चुकी हो। इसके बावजूद मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ। तुम अपनी हार सामने देखकर मेरे ऊपर बेवजह इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हें मुझ पर अब इल्जाम लगाने का कोई हक नहीं है। तुमसे तलाक लेने की देर है, उसके बाद मुझे शादी करने में देर नहीं लगेगी। तुम्हें कोई गलतफहमी हो चुकी है। देख लेना तुम इसी गलतफहमी की वजह से एक दिन जरूर पछताओगी। वैसे भी तुझ में अब पहले जैसी सुंदरता नहीं रही। जब भी तुम्हारे मन में दूसरी शादी का ख्याल आए और तुम्हें यह लगने लगे कि मुझे अब भी कई लड़के शादी के लिए मिल सकते हैं, तो एक बार अपना चेहरा आईने में जरूर देख लेना। तुम्हारी यह गलतफहमी दूर हो जाएगी। आगे की कहानी जानने को लिए बने रहिए हमारे साथ। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटीन वाले बटन को दबा दें, ताकि कहानी का अगला भाग पब्लिश होते ही इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। कहानी के प्रति आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं। कृपया कमेंट करके हमें अपने सुझाव जरूर दें। धन्यवाद। मेरा नाम है सीरत और मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। धन्यवाद एक बार फिर से।